स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का खंड बा भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 4 जल संसाधन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है जल संसाधन क्या है। ठीक है, संसाधन क्या होता है फ्रेंड्स, जो है तो कोई भी वह वस्तु जो उपयोगी और मूल्यवान हो वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो जल क्या है, हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान है, इसलिए जल क्या है, एक संसाधन है। लेकिन कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल को हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स धरातल के ऊपर एवं भूगर्भ में, मतलब जल हमें जो है धरातल के ऊपर भी मिलता है और धरातल के नीचे भी मिलता है। ठीक है, भूगर्भ के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडारों को, ठीक है, धरातल के ऊपर एवं भूगर्भ के आंतरिक भागों में, आंतरिक यानी अंदर के भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडारों को जल संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जल संसाधन उन सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जल स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत, स्रोत का मतलब होता है फ्रेंड्स साधन, ऐसे साधन जिनके बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं रहता है, मतलब जिनके बनने में मानव का कोई योगदान न हो, वो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को कहते हैं जल संसाधन। किसे बोलेंगे, उन सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को कहेंगे जो मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, नहर, ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है फ्रेंड्स बर्फ। ठीक है, तो उन सभी को जो है अब क्या बोलेंगे, जल संसाधन बोलेंगे। इसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, कृषि के लिए, उद्योग के लिए और जल विद्युत बनाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं, इसी जल का। ठीक है, जल संसाधन का ही अपन लोग उसमें उपयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं, प्रमुख जल संसाधनों के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, जल संसाधन के जो प्रकार हैं, ठीक है, मतलब जो है जल हमें किन किन रूपों में मिलता है। तो जल हमें किन किन रूपों में मिलता है देखते हैं। सतही जल के रूप में जल मिलता है, भौम जल के रूप में मिलता है, वर्षा का जल और ग्लेशियर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सतही जल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को सतही जल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर यानी धरातल पर, जहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक बिछा होता है, सड़क बनी होती है, हम लोग घर बनाए होते हैं, उसको अपन धरातल बोलेंगे। ठीक है, तो धरातल पर पाए जाने वाले जल को सतही जल बोलते हैं या धरातलीय जल कहते हैं। जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सारे जलाशय जो है ना तो क्या है, सतही जल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मीठे पानी का सबसे आसानी से उपलब्ध स्रोत होते हैं ये। ठीक है, वहीं पे देखते हैं भूजल या भौम जल। भौम जल का मतलब होता है फ्रेंड्स पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे। ठीक है, मतलब जो है जो हमारा भूपर्पटी है उसके नीचे पाए जाने जो हमें जल किस रूप में मिलता है, मतलब छिद्रों में, चट्टानों में या दरारों में मौजूद होता है जो जल, उसी को जो है तो हम क्या बोलेंगे, भौम जल या भूजल बोलेंगे। ठीक है, इसे कुओं या झरनों से, ट्यूबवेल व हैंडपंप की तथा रहट विधि द्वारा धरातल के ऊपर लाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भौम जल का उपयोग करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व तमिलनाडु है। ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा भौम जल का उपयोग होता है। ठीक है, तो कुओं में जो जल होता है फ्रेंड्स वो भी जो है तो भौम जल ही होता है, धरातल के नीचे वाला जल कहा जाएगा इसे, इसलिए क्योंकि कुओं में क्या है, पानी झिरता है, जो झिरना वाला पानी है उसको भौम जल ही बोला जाएगा। ठीक है, वहीं पे फ्रेंड्स अगला वाला देखते हैं, वर्षा जल देखते हैं। यह जल का जो है तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्षा जल, जो सतह पर गिरता है। ग्लेशियर की अगर हम बात करें, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़, ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण मीठे पानी का स्रोत है जो पिघल कर नदियों को पानी प्रदान करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो
जल संसाधन के प्रकार थे वो यहाँ पे आप देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों के नाम बताना है, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों के नाम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे छत पर वर्षा का जल संग्रहित आप कर सकते हैं, पुनर्भरण द्वारा, ठीक है, जल संरक्षण हम कर सकते हैं, जल संभर प्रबंधन द्वारा जल का संरक्षण हम कर सकते हैं, तथा झीलों द्वारा जल संरक्षण, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियां हैं, छत पर वर्षा जल संग्रहण, पुनर्भरण द्वारा, जल संभर प्रबंध द्वारा और झीलों द्वारा जल संरक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारतीय जल नीति 2002 की प्राथमिकताएं क्या थी। मतलब जो ये जल नीति बनाई गई थी सन 2002 में, इसकी प्राथमिकताएं क्या थी। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो है, यह नीति ने सबसे पहले किन चीज़ों को प्राथमिकताएं दी थी। तो भारतीय जल नीति 2002 में देश में जल, ठीक है, जल आवंटन के लिए प्राथमिकताएं तय करती है। मतलब जल को जो है तो बांट दी थी किसमें, जैसे पेयजल के रूप में, सिंचाई के लिए जल, विद्युत, नौकायान, औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाना इस जल नीति की जो है तो प्राथमिकताएं थी। तो सबसे पहले पीने के जल की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था, दूसरा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करना, तीसरा बिजली उत्पादन के लिए, चौथा नौकायान, पाँचवा औद्योगिक के लिए एवं छठवां अन्य उपयोग में आ जाएगा, ठीक है। तो जल नीति 2002 की यही प्राथमिकताएं थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जल संभर प्रबंध से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जल संभर वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां वर्षा का जल और बर्फ के पिघलने वाला जल नदियों, नहरों, नालों और झीलों में बह करके किसी एक स्थान पर एकत्रित होता है और फिर वहां से सागर, महासागर या दलदली इलाकों में जो है तो जाकर मिल जाता है, जिसे हम जल संभर प्रबंध कहेंगे, ठीक है। अर्थात धरातलीय जल या भूमिगत जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन जल संभर प्रबंध कहलाता है। जल संभर एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां से सारा पानी बहकर एक नदी, तालाब या झील में तथा सागर में मिलता है, जिसका उद्देश्य बहते हुए जल को रोकना होता है, ठीक है, जल इकट्ठा करना होता है और बाद में पुनर्भरण का कार्य इसी के द्वारा पूरा करना होता है। जल संभर प्रबंध से पानी का स्तर ऊंचा उठता है तथा मृदा के अपरदन को भी नियंत्रित करता है और बाढ़ को भी नियंत्रित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारत में जल संसाधनों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। जल संसाधन की समस्याएं निम्न हैं, ठीक है। पहली है उपलब्धता की समस्या, मतलब जल उपलब्ध ही नहीं हो पाता। देखते हैं, भारत में जल उपलब्धता में बहुत विषमताएं पाई जाती हैं। धरातली जल की अनुमानित उपलब्धता मात्रा 1869 घन किलोमीटर है, जिसमें केवल 690 घन किलोमीटर ही जल का उपयोग आ पाता है, ठीक है। मतलब 1869 घन किलोमीटर उपलब्ध है जल, ठीक है, एक अनुमान के अनुसार, जिसमें 690 घन किलोमीटर ही जल उपयोग में आ पाता है, बाकी जल जो है उपयोग में नहीं आ पाता। इसलिए देश के उत्तर पूर्वी भागों में जल की अधिकता है, जबकि राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में जल की कमी है। मतलब जल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जल अगर सबसे ज़्यादा देखें तो उत्तर पूर्वी भाग में जल अधिक है, जबकि जो है राजस्थान, पश्चिम गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत कम जल पाया जाता है। उसके बाद जल संसाधन की जो दूसरी समस्या है वो है उपयोग की समस्या। देश में जल की उपलब्धता सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर कम है। इसीलिए जल के उपयोग की समस्या देश के प्रमुख समस्या है, ठीक है। जल उपयोग की समस्या देश की प्रमुख समस्या है। देश में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। देश के कुछ क्षेत्रों में 2/3 भाग सिंचाई से जो है तो वंचित रह जाते हैं और कुछ ही जो है तो भाग सिंचित हो पाते हैं। और पेयजल की पूर्ति भी एक गंभीर समस्या बनी रहती है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में भारत के आधे से अधिक गांव जो है तो सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन गांवों में 90% नगरों में पेयजल की सुविधा है, परंतु जल की मात्रा तथा इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली समस्या देखते हैं, गुणवत्ता की समस्या। भारत में जल बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है, ठीक है,
औद्योगिक गंदगी के कारण, नगरों के कूड़ा करकट के कारण, रासायनिक एवं गंदे पदार्थों के निरंतर नदियों में फेंके जा रहे हैं, जिसके कारण पानी की गुणवत्ता की समस्या बनी हुई है। कृषि के लिए प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों के अधिक प्रयोग से पृष्ठीय जल तथा भौम जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो भारत में अलवणीय जल की जो उपलब्धता है वो समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता है तो जल की उपलब्धता भी बदलती रहती है। वर्तमान में इसकी बढ़ती मांग के कारण सतत पोषणीय विकास के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता बढ़ रही है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है, इसीलिए भारत में जल संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक हो गया। पहला कारण है जल की कमी, इसीलिए जल की कमी हो गई है, इसलिए जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। देश में जल की मांग जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती जा रही है। वर्षा से प्राप्त जल देशी घरेलू कार्यों, कृषि एवं उद्योग के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। देश के कुछ भागों में जल संकट बना रहता है, इसलिए भारत में जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया है। दूसरा है वर्षा का सीमित समय। देश में वर्षा लगभग 4 महीने ही होती है, बाकी जो बचा शेष समय है वहाँ पे वर्षा नहीं होती, इसीलिए पूरे वर्ष जल की आपूर्ति के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया है। ठीक है, अगर जल की आपूर्ति करना है तो जल संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्षा का असमान वितरण, इस कारण से भी हमें जल संरक्षण करना अनिवार्य है। ठीक है, देश में वर्षा का जो वितरण है वो समान है, सभी जगह कहीं पर अधिक वर्षा होती है तो कहीं पर कम वर्षा होती है, इसीलिए जो है तो जल संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, अगला है जल की बढ़ती मांग। जल की बढ़ती मांग तेज़ी से, जल की जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति कम हो रही है। देश में 2/3 कृषि जो है सिंचाई विहीन है। सिंचाई की मांग को पूरा करना इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो है देश में 2/3 कृषि जो है वो सिंचाई विहीन है। सिंचाई की मांग को पूरा करना आवश्यक है, इसीलिए तो उद्योगों एवं घरेलू कार्यों के जो जल है उसको नहीं पूछ पाता है, मतलब उद्योगों के लिए जल नहीं पूछ पा रहा है, घरेलू कार्यों के लिए नहीं पूछ पा रहा है, और मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही। भाई क्या है कि जो हमारा कृषि है उसके लिए तो हमें जल की उपलब्धता करनी ही पड़ेगी, जल तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो जब हम अन्न ही ना हुआ पाएंगे तो फिर जो है तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है तो हम उद्योगों को कम जल देंगे और घरेलू कार्यों में कम जल का उपयोग करेंगे, ताकि कृषि फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहे, जिस कारण से जल संरक्षण आवश्यक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के प्रमुख लक्षण बताने हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के द्वारा जल आवंटन की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से निर्धारित की गई थी। सबसे पहली प्राथमिकता पेयजल को दिया गया था, फिर सिंचाई को दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद जल शक्ति के लिए भी जो है तो थोड़ा बहुत जल को प्राथमिकता दी गई थी। उसके अलावा नौकायान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी जल उपलब्ध करवाया गया था। ठीक है, इस नीति के द्वारा। इस नीति के प्रमुख लक्षण निम्न थे, जैसे पहला है, जहाँ पर जल के स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है वहाँ सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल घटक भी सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो है सिंचाई के लिए जहाँ जल उपलब्ध नहीं है तो पीने वाले पानी को ही जो है तो सिंचाई के लिए उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहला पेयजल जरूरी है। ठीक है, तीसरा है, भौम जल के शोषण को सीमित तथा नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। चौथा है, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। पांचवा है, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जल क्रांति अभियान 2015-16 का वर्णन कीजिए। जल क्रांति अभियान 2015-16 को भारत सरकार ने आरंभ किया था।
जिसका उद्देश्य था कि देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित करना था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों तथा नागरिकों को सम्मिलित करके, ठीक है, अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना था। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई थी। उन गतिविधियों को देख लेते हैं। पहली है जल ग्राम बनाने के लिए 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक जल की कमी वाला गांव चुना गया। दूसरा, भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की स्थापना की गई, पहचान की गई कि कौन सा जो है तो 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जल प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किया गया, जैसे जल संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ठीक है। और अगली जो प्रस्तावित चीज़ थी वो थी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा तथा निबंध प्रतियोगिता माध्यम है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोका व एकत्रित किया जाता है। यह एक ऐसी कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सुरक्षित करने के लिए वर्षा के जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं में इकट्ठा किया जाता है। वर्षा जल के संग्रहण को वर्षा की खेती भी कहते हैं या वर्षा की फसल लेना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।